आज के इस गहन विश्लेषण में हम मेडिकल इतिहास की एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो जो दिमाग और अस्तित्व के बारे में हमारी पूरी समझ को चुनौती देती है। बिल्कुल। और हमारे सामने मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट ओलिवर सैक्स की चर्चित किताब अवेकनिंग्स के अंश हैं आज। हाँ, आज हमारा मकसद 1920 के दशक की उस भूली बिसरी महामारी को समझना है जिसे स्लीपिंग सिकनेस या इंसेफेलाइटिस लेथार्जिका कहा गया था। हम उन मरीजों की कहानी को समझेंगे जो दशकों तक अपने ही शरीर के अंदर किसी जिंदा लाश की तरह कैद रहे। सही कहा। और फिर कैसे एल डोपामाम की एक दवा ने उनमें एक चमत्कारिक बदलाव लाकर उन्हें वापस दुनिया से जोड़ा। दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक बहुत खौफनाक और हैरान अंगेज सच्चाई सामने आती है। एकदम। सोचिए, कोई पिछले 40 साल से एक मूर्ति की तरह जमा हुआ है। वो सब कुछ देख रहा है, सब सुन रहा है, पर अपनी मर्जी से एक उंगली तक नहीं हिला सकता। और फिर अचानक एक दवा की गोली उस शख्स को वापस इस जीवित दुनिया में खींच लाती है। ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर ये 1969 में न्यूयॉर्क के माउंट कार्मेल हॉस्पिटल की सच्चाई थी। चलिए इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में चलते हैं। इस विषय पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट या दवाई की सक्सेस स्टोरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा अनोखा वक्त था जिसने मेडिकल साइंस की उन तमाम हदों को तोड़ दिया जो पहले से तय की गई थी। हाँ, क्योंकि ये केस स्टडीज इस बात का सबसे गहरा विश्लेषण है कि बीमारी और दिमाग और इंसान के अपने सेल्फ या वजूद के बीच का रिश्ता आखिर कितना पेचीदा हो सकता है। सही बात है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1916 और 1917 की सर्दियों से, जब एक अजीब सी महामारी दुनिया भर में फैलनी शुरू हुई, जिसे एन्सेफेलिटिस लेथार्जिका नाम दिया गया था। हाँ। अगले 10 सालों में इसने पूरी दुनिया में लगभग 50 लाख लोगों की जान ले ली या उन्हें पूरी तरह से अपाहिज बना दिया। 50 लाख, मतलब उस दौर के हिसाब से ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। और फिर 1927 आते आते ये महामारी उतनी ही रहस्यमयी तरीके से गायब भी हो गई जितनी अचानक ही आई थी। पर जो लोग इस बीमारी के शुरुआती भयानक हमले से बच गए, उनकी आगे की जिंदगी किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। मैं पढ़ रही थी कि उस दौर के एक मशहूर डॉक्टर थे, कॉन्स्टेंटिन वॉन इकोनॉमो। हाँ, उन्होंने इन मरीजों के दिमाग का बहुत बारीकी से अध्ययन किया और इस बीमारी की पहचान की थी। उन्होंने इन मरीजों के लिए एक बहुत ही सटीक पर उतना ही डरावना शब्द इस्तेमाल किया था, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस, यानी बुझे हुए ज्वालामुखी। बुझे हुए ज्वालामुखी सुनने में ही कितना खौफनाक लगता है। ये मरीज बिल्कुल शांत, निष्क्रिय और भावनाहीन थे। इनके अंदर जीवन का कोई आभास या हलचल नहीं होती थी, जैसे वो अंदर से पूरी तरह खाली हो चुके हों। मतलब बाहर से पूरी तरह शांत, पर अंदर, क्या उनके अंदर सच में सब कुछ शांत था? क्योंकि सबसे दर्दनाक बात जो इन दस्तावेजों से निकल कर आती है वो ये है कि लोग बेहोश नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो किसी कोमा में नहीं थे। वो पूरी तरह से होश में थे। उन्हें अपने आसपास की हर एक आहट, हर एक घटना का एहसास था, पर उनके अंदर किसी भी काम को शुरू करने की इच्छा शक्ति, जिसे हम विल कहते हैं, अब वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। सही कहा। वो घंटों, दिनों, यहाँ तक कि दशकों तक अपनी कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठे रह सकते थे। उन्हें भूख, प्यास या किसी चीज की कोई चाहत महसूस नहीं होती थी। वो जिंदा जरूर थे, पर उनका अस्तित्व बस एक जमे हुए खोल जैसा रह गया था। और इस जमे हुए खोल के पीछे की न्यूरोलॉजी को समझने के लिए हमें इस पार्किंसनिज्म की प्रकृति को समझना होगा। ये आम पार्किंसंस की बीमारी से बहुत अलग और कहीं ज्यादा भयानक स्थिति थी ना? हाँ, इसे पोस्ट एन्सेफेलाइटिक पार्किंसनिज्म कहा गया। आम पार्किंसंस में लोगों को कंपन या धीमापन महसूस होता है, जहां मूवमेंट थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इन मरीजों में स्थिति बिल्कुल चरम पर यानी एक्सट्रीम पर थी। उन्हें दो बिल्कुल विपरीत और विरोधाभासी स्थितियों का सामना एक साथ करना पड़ता था। वो कौन सी दो स्थितियां थीं? एक तरफ थी अकिनेजिया, जिसमें शरीर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बिल्कुल जम जाता था, और दूसरी तरफ थी फेस्टेशन, जिसमें उनके अंदर एक अजीब सी जल्दबाजी, बेचैनी और आपाधापी मच जाती थी, जो उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर होती थी। तरह बंद पड़ गया हो या फिर बिना ब्रेक के पूरी रफ्तार से भाग रहा हो और उनके हाथ में स्टीयरिंग व्हील ही ना हो। सही बकरा।
जॉन मार्टिन शार्को जैसे पुराने न्यूरोलॉजिस्ट ने इसकी तुलना एक भयानक आंतरिक संघर्ष से की थी। यानी इंसान के अंदर ही एक लड़ाई चल रही थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि ये ऐसी स्थिति है जहां इंसान की इच्छा और उसका विरोध दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। शरीर के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश भी हो रही है और उसी वक्त रुकने का कमांड भी मिल रहा है, जिसका नतीजा ये होता है कि मरीज एक ही जगह पर पूरी तरह जम जाता है। अब यहाँ से मेडिकल रिकॉर्ड्स में ऐसी ऐसी बातें दर्ज हैं जिन पर एक बार में विश्वास करना मुश्किल होता है। किनेसिया पैराडॉक्सा की बात कर रही हैं आप? हाँ बिल्कुल। एक आम इंसान यही सोचेगा कि अगर कोई 30 साल से एक कुर्सी पर जमा हुआ है तो उसकी मांसपेशियां काम करना बंद कर चुकी होंगी, वो कमजोर हो चुका होगा। पर किनेसिया पैराडॉक्सा यानी विरोधाभासी गति का जो जिक्र है, उसके मुताबिक ये बिल्कुल जमे हुए मरीज अचानक पूरी क्षमता के साथ हिलने डुलने लगते थे, और वो भी किसी आम स्वस्थ इंसान से भी ज्यादा तेजी और सटीकता से, बशर्ते उन्हें कोई अचानक बाहरी स्टिमुलस या झटका मिले। यही तो इस महामारी का सबसे बड़ा रहस्य था। इस विरोधाभास का मतलब ये था कि उनके अंदर गति करने की क्षमता खत्म नहीं हुई थी। उनकी मांसपेशियों में ताकत थी, उनका दिमाग मूवमेंट डिजाइन कर सकता था। बिल्कुल, पर वो क्षमता किसी तरह एक आंतरिक दीवार के पीछे ब्लॉक हो गई थी। और जब कोई ऐसी अचानक स्थिति आती जो उनका पूरा ध्यान खींच लेती, जैसे कोई इमरजेंसी या कोई खेल, तो वो दिमागी ब्लॉक एक पल के लिए पूरी तरह हट जाता था। इसके उदाहरण सच में कितने हैरत अंगेज हैं। एक किस्सा दिया गया है जिसमें एक मरीज जो अपनी व्हीलचेयर पर बरसों से पूरी तरह जमा हुआ था, एक आम दिन वो हॉस्पिटल के बाग में बैठा था। अचानक उसने देखा कि पानी में कोई डूब रहा है। वो शख्स जो एक कदम नहीं चल सकता था, अचानक अपनी व्हीलचेयर से कूदा, पानी में तैर कर गया और उस डूबते हुए इंसान की जान बचा ली। कमाल का वाकया ये। और उसके बाद वापस आकर अपनी कुर्सी पर उसी पत्थर की तरह जम गया। ये साबित करता है कि इमरजेंसी या एड्रेनलिन रश उनके दिमाग के उस हिस्से को बाईपास कर देता था जो उन्हें फ्रीज किए हुए था। एक और बहुत मशहूर उदाहरण है लंदन के हाईलैंड्स हॉस्पिटल का। वहां एक मरीज थे जिनका नाम उन्होंने पुस्कास रखा था ना? हाँ, ये नाम 1950s के दशक के एक बहुत ही मशहूर और शानदार हंगेरियन फुटबॉलर के नाम पर था। असल पुस्कास अपने बॉल कंट्रोल के लिए जाने जाते थे, और ये मरीज जो वार्ड में हमेशा एक स्टैच्यू की तरह जमा रहता था, उसके अंदर एक अजीब काबिलियत थी। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अगर आप उनकी तरफ एक मैच बॉक्स या एक बॉल फेंक दें तो वो पत्थर बना इंसान अचानक जिंदा हो जाता था। वो उस बॉल को पकड़ते, हवा में उछालते, किसी प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह उसके साथ ड्रिबल और जगल करने लगते और पूरा वार्ड घूम लेते। उनकी रफ्तार और उनका बैलेंस बेमिसाल होता था। पर जैसे ही खेल खत्म होता या बॉल उनके हाथ से छूटती, वो वापस उसी पल उसी मुद्रा में पत्थर बन जाते थे। ये सच में किसी जादू की तरह लगता है। माउंट कार्मेल हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में भी ऐसी ही एक औरत का किस्सा दर्ज है। वो पूरा दिन शांत बैठी रहती थी, उसकी आंखों में कोई हरकत नहीं होती थी। लेकिन अगर उसकी तरफ 3 संतरे फेंके जाते तो वो तुरंत एक पेशेवर जगलर की तरह उन्हें हवा में उछालने लगती थी। और एक बार में वो 7 संतरों तक के साथ बिना किसी गलती के जगलिंग कर सकती थी। और जैसे ही संतरे जमीन पर गिरते तो चमत्कार वहीं खत्म हो जाता। एक और डॉक्टर स्टर्न का अनुभव तो इससे भी अजीब था। उन्होंने 2 ऐसे मरीजों को आपस में भयंकर लड़ाई करते हुए देखा जो पिछले 20 सालों से एक ही कमरे में बिना बोले और बिना हिले रह रहे थे। 20 साल से बिल्कुल शांत। हाँ, और एक दिन उनमें अचानक भारी लड़ाई शुरू हो गई। दोनों पूरी ताकत से लड़ रहे थे, और जैसे ही हॉस्पिटल स्टाफ ने उन्हें अलग किया, दोनों वापस अपनी पुरानी जमी हुई मूक स्थिति में लौट गए। ये सब दर्शाता है कि उनके अंदर का अस्तित्व, उनकी शख्सियत और उनका सेल्फ अब भी जिंदा था। वो सिर्फ बाहर आने के लिए किसी चाबी का इंतजार कर रहे थे। और वो चाबी आखिरकार 1967 में आई। यहाँ से इस कहानी का दूसरा और सबसे उम्मीद भरा हिस्सा शुरू होता है। डॉक्टर जॉर्ज कोजियास का काम ना, जिन्होंने आम पार्किंसंस के मरीजों पर एल-डोपा नाम की दवा का इस्तेमाल शुरू किया था। बिल्कुल, उन्होंने देखा कि अगर दवा को भारी मात्रा में, यानी शुरुआती अंदाजों से हजारों गुना ज्यादा डोज में दिया जाए तो इसका सच में असर होता है। और फिर 1969 की शुरुआत तक ओलिवर सैक्स ने इसका असर माउंट कार्मेल के इन पोस्ट एन्सेफेलिटिक मरीजों पर टेस्ट करने का फैसला लिया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दवा तब पूरी तरह एक्सपेरिमेंटल थी। एल-डोपा के काम करने के तरीके पर थोड़ा गौर करते हैं ताकि हम आगे होने वाली घटनाओं को समझ सकें। इन मरीजों के दिमाग के अंदर बेसल गैंग्लिया नाम का हिस्सा जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वहां डोपामीन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की भारी कमी हो गई थी। एक तरह से उनका दिमाग डोपामीन के लिए तरस रहा था, भूखा था।
एल डोपा दिमाग में जाकर डोपामीन में बदल जाती है। जब माउंट कार्मेल में इस दवा का प्रयोग शुरू हुआ तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक ऐसे दिमाग को जो 40 साल से डोपामीन के बिना चल रहा है, अचानक इस केमिकल से भर देने पर क्या नतीजा आएगा। शुरुआत में इसे एक छोटे से बारीक साइंटिफिक ट्रायल के रूप में प्लान किया गया था, लेकिन बहुत जल्द ये साफ हो गया कि ये कोई आम दवाई का ट्रायल नहीं था। बिल्कुल नहीं था। 1969 की उस बहार यानी स्प्रिंग के दौर का वर्णन पढ़कर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऑलिवर सैक्स ने इस असर को भूगर्भीय पैमाने की तबाही या कैटेक्लिज्म ऑफ ऑलमोस्ट जियोलॉजिकल प्रोपोर्शंस कहा। इसका मतलब था कि ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये ऐसी हलचल थी जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वार्ड में जादू हो गया हो। जो मरीज पिछले 40 साल से जिंदा लाश की तरह थे, जिन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, वो अचानक उठ खड़े हुए। उनकी आवाजें लौट आईं, उनकी शख्सियत लौट आई। वो अपनी जिंदगी में वापस लौट आए थे। वो चल रहे थे, बातें कर रहे थे, उनकी भूख और प्यास सब वापस आ गई थी। दस्तावेज बताते हैं कि हॉस्पिटल का पूरा माहौल बदल गया था। हर तरफ एक अलग सी उत्तेजना थी, उम्मीद थी, खुशी थी। ये सिर्फ एक मेडिकल चमत्कार नहीं था, ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन चमत्कार था। माउंट कार्मेल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने अपनी आंखों के सामने उन लोगों को वापस जीवित होते देखा था जिन्हें दुनिया भुला चुकी थी। उन्हें पहले से पता था कि इन बुझे हुए ज्वालामुखियों के अंदर अभी भी इंसान छिपे हैं, पर एल डोपा की वजह से वो बरसों बाद पूरी तरह बाहर आ गए थे। इन मरीजों की अपनी प्रतिक्रिया बहुत दिल को छू लेने वाली थी। एक मरीज का जिक्र बार बार आता है, लियोनार्ड एल। जब उन्होंने पहली बार एल डोपा के बारे में सुना और उन पर इसका असर शुरू हुआ, तो उन्होंने अपने लेटर बोर्ड पर अपनी उंगलियों से त्यांज और उत्साह दोनों भावनाओं के साथ लिखा, डोपामीन इज रेजरेक्टमीन। और उन्होंने एल डोपा को एक रासायनिक मसीहा यानी केमिकल मसीहा का नाम दिया। सोचिए उस इंसान की मानसिक स्थिति को, जिस शख्स ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी अपने सबसे बेहतरीन साल बंद आंखों और जमे हुए शरीर के साथ बिता दिए हों, उसके लिए ये किसी पुनर्जन्म से कम नहीं था। और यही वजह है कि डॉक्टर सैक्स ने इन मरीजों के असाधारण दुख को इतनी गहराई से महसूस किया था। डॉक्टर सैक्स वहां सिर्फ एक डॉक्टर की तरह नहीं थे जो दूर से अपने एक्सपेरिमेंट्स के आंकड़े जमा कर रहे हों। वो दिन में 15-15 घंटे उन मरीजों के साथ बिता रहे थे। वो उनकी बातें सुन रहे थे, उनकी छोटी से छोटी हरकतों पर ध्यान दे रहे थे। उनका मानना था कि उन्हें सिर्फ एक दिमागी बीमारी की स्टडी नहीं करनी है, उन्हें उन लोगों की स्टडी करनी है जो इस भयंकर और लंबी चली आ रही स्थिति के बावजूद अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखने की स्ट्राइविंग टू स्टे ह्यूमन एक लंबी और थका देने वाली कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहानी का सबसे गहरा और शायद सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी है। जैसा कि हम जानते हैं, हकीकत किसी परिकथा या फेरी टेल की तरह नहीं होती जिसका अंत हमेशा खुशगवार हो। हाँ, शुरुआती खुशी और उस अवेकनिंग के उत्साह के बाद समस्याएं शुरू होने लगीं, और ये समस्याएं ऐसी थीं जिन्होंने उस वक्त की मेडिकल साइंस की नींव हिला दी। यहां आकर कहानी सच में पलट जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह हुई कि एल डोपा का असर मरीजों पर अजीब और पूरी तरह अनियंत्रित या अनप्रेडिक्टेबल होने लगा। शुरुआती हफ्तों में सब कुछ ठीक चलने के बाद मरीजों ने अचानक अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी। दिमाग में डोपामीन का वो फ्लड जिसका हमने पहले जिक्र किया था, अब उल्टा असर दिखाने लगा था। किसी को भयानक टिक्स आने लगे जिसमें उनकी मांसपेशियां अचानक फड़कने लगती थीं। कोई अचानक भारी मानसिक उतार चढ़ाव का शिकार हो गया, तो किसी के अंदर अत्यधिक संवेदनशीलता यानी एक्सट्रीम सेंसिटिविटी आ गई। दवाई की सही डोज तय करना लगभग नामुमकिन हो गया था। दस्तावेजों में जिक्र है कि अगर दवाई थोड़ी सी भी बढ़ा दी जाए तो मरीज आपे से बाहर हो जाता था, ओवर एनर्जाइज्ड हो जाता था। और अगर डोज थोड़ी सी भी कम कर दी जाए तो वो वापस उसी पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाता। पूरा सिस्टम किसी ऐसी मशीन की तरह बर्ताव कर रहा था जिसके सभी पुर्जे आपस में तालमेल खो चुके हों। हर मरीज एल डोपा पर अलग तरह से रिएक्ट कर रहा था। उनका रिस्पॉन्स सिर्फ उनकी बायोलॉजी पर निर्भर नहीं था, वो उनके अपने इतिहास, उनकी शख्सियत, उनके पुराने अनुभवों पर निर्भर कर रहा था। ये कोई आम दवा नहीं थी जिसका असर सब पर एक जैसा हो। और यहाँ से शुरू होता है
मेडिकल और फिलोसॉफिकल टकराव। हाँ, जब डॉक्टर सैक्स ने 1970 में जामा यानी जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में इन साइड इफेक्ट्स और असफलताओं के बारे में खुलाकर चिट्ठी लिखी तो पूरा मेडिकल कम्युनिटी उन पर भड़क उठा। उस वक्त के बाकी डॉक्टर्स ने सैक्स की बात सुनने से इनकार कर दिया। सैक्स के साथी डॉक्टर्स ने उनके दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कुछ ने तो यहां तक दावा कर दिया कि ऐसे साइड इफेक्ट्स कभी होते ही नहीं हैं, और कुछ डॉक्टर्स का तर्क तो इससे भी अजीब था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे साइड इफेक्ट्स होते भी हैं तो इन्हें छुप रखना चाहिए, ताकि लीडोपा का जो सकारात्मक माहौल या थेरेप्यूटिक ऑप्टिमिज्म बना हुआ है वो खराब ना हो। सैक्स ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे छोटी सोच वाले डॉक्टर्स सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहते थे, क्योंकि ये कड़वाई सच्चाई उनके सोचे समझे सेफ दायरों में फिट नहीं बैठ रही थी। ये विरोध सिर्फ एक दवाई को लेकर नहीं था, ये मेडिकल साइंस को देखने के नजरिए को लेकर था। अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखें तो क्लासिकल मेडिसिन, जिसे अधिकतर डॉक्टर्स फॉलो करते थे, वो अपने दृष्टिकोण में हमेशा से रिडक्शनिस्ट रही है। मतलब रिडक्शनिस्ट होने का यहाँ वही अर्थ है ना कि इंसान को एक पूरी शख्सियत न मानकर सिर्फ एक हड्डी मांस की मशीन समझना, एक ऐसी सोच जहां बीमारी को सिर्फ एक खराब पुर्जा माना जाता और दवाई को उस पुर्जे को ठीक करने वाला केमिकल। एकदम सही। क्लासिकल मेडिसिन यही मानती थी कि अगर आप केमिकल ए देते हैं तो आपको रिजल्ट बी मिलना ही चाहिए। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड मैथमेटिकल अप्रोच है। लेकिन इन पोस्ट एन्सेफेलाइटिक मरीजों के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। इसके बिल्कुल विपरीत डॉक्टर सैक्स एक अलग विचारधारा में विश्वास करते थे, जिसे रोमांटिक साइंस कहा जाता है। वो प्रसिद्ध न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट A.R. लूरिया से बहुत प्रभावित थे। रोमांटिक साइंस का ये मानना है कि आप किसी इंसान या उसकी बीमारी को सिर्फ आंकड़ों, टेस्ट रिपोर्ट्स या केमिकल से नहीं समझ सकते। आपको उस इंसान को एक पूरे अस्तित्व के रूप में देखना होगा, उसके अनुभव, उसकी बायोग्राफी और उसका निजी व्यक्तित्व। जब किसी बीमारी के साथ मिलता है तो वो बीमारी एक नया अलग रूप ले लेती है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि हर इंसान का अपना एक अलग टेरेन या अपनी एक निजी जमीन होती है। वो जमीन तय करती है कि बीमारी का बीज वहां कैसे पनपेगा और उस पर दवाई की बारिश कैसा असर करेगी। एक ही दवाई अगर दो अलग अलग लोगों को दी जाए तो जरूरी नहीं असर एक जैसा हो, क्योंकि दोनों की जिंदगी, उनकी सोच, उनके सपने और उनका इतिहास अलग है, की वजह से अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। A.R. लूरिया ने अपने पत्रों में ओलिवर सैक्स की इसी बात के लिए बहुत तारीफ की थी। उन्होंने लिखा था कि सैक्स ने मेडिकल हिस्ट्री की उस परंपरा को जिंदा रखा है जहां मरीज की बायोग्राफी को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना उसकी बायोलॉजी को। किसी बीमारी का अध्ययन करना किसी खराब इंजन को ठीक करने जैसा कभी नहीं हो सकता। इंसान का दिमाग, उसकी चेतना और उसका अस्तित्व कहीं ज्यादा जटिल है। ये उस मेडिकल म्यूटिज्म, उस खामोशी का जवाब था जो बाकी डॉक्टर्स अपना रहे थे। तो इन दस्तावेजों को खंगालने के बाद आखिर इन सब का मूल निष्कर्ष क्या है? हमने एक ऐसी महामारी देखी जिसने लोगों को दशकों के लिए अपने ही शरीर के अंदर कैद कर दिया। फिर हमने एल डोपा नाम की दवा का चमत्कार देखा जिसने उन्हें वापस जीवित किया, दुनिया से जोड़ा। और अंत में हमने वो परेशानियां देखी जहां दवा ने काम करना बंद कर दिया या अजीबोगरीब असर दिखाने लगी। अवेकनिंग सिर्फ एक बीमारी या उसकी चमत्कारिक दवाई की कहानी भर नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इंसानी दिमाग कितना जटिल है और बीमारी को सिर्फ केमिकल नंबर्स या मेडिकल चार्ट्स में नहीं समेटा जा सकता। इन जमे हुए मरीजों ने हमें सिखाया कि इंसान के अंदर का विल, उसकी इच्छा शक्ति और उसकी शख्सियत बीमारी के सबसे भयानक ठंडे अंधेरे में भी कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस कहानी का सीधा संबंध हमारे आज के दौर से भी है। आज जब हम आधुनिक दुनिया में हर छोटी बड़ी परेशानी के लिए, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, एक तुरंत केमिकल सोल्यूशन, एक क्विक फिक्स चाहते हैं, तो ये कहानी हमें होश में लाती है। ये याद दिलाती है कि इंसानी अस्तित्व कितना गहरा है। इंसान को सिर्फ बायोलॉजी की एक चलित मशीन मानना एक बहुत भारी भूल हो सकती है। हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव और हमारा बीता हुआ कल, ये सब चीजें आपस में गुंद कर हमें इंसान बनाती हैं। जब कोई दवा इस जटिल सिस्टम में दाखिल होती है तो वो सिर्फ किसी रिसेप्टर या रसायन के साथ इंटरैक्ट नहीं करती, बल्कि वो उन तमाम यादों, दुखों और भावनाओं के साथ भी टकराती है। ये पूरी चर्चा सच में हिला देने वाली है। दिमाग की जटिलताओं को इतनी बारीकी से देखना एक अलग ही तजुर्बा है। इन दस्तावेजों से बाहर आते हुए चर्चा के अंत में एक ऐसा गहरा सवाल उठता है जो शायद आधुनिक विज्ञान को हमेशा परेशान करता रहेगा। वो सवाल क्या है?
जरा सोचिए, अगर एक दवा या एक रसायन किसी इंसान की चेतना को, उसके होश को 40 साल के लंबे अरसे के बाद वापस ला सकता है और उसके बाद अचानक उसके व्यवहार को पूरी तरह बदल भी सकता है, तो उन जमे हुए शांत 40 सालों में उस इंसान का असल वजूद या सेल्फ आखिर कहाँ था? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या इंसान का पूरा अस्तित्व, उसका प्यार, उसकी इच्छा, उसकी पहचान, सब कुछ सिर्फ दिमाग में बहने वाले इन रसायनों और न्यूरॉन्स का एक बेजान खेल है? या फिर बायोलॉजी और केमिकल्स के परे भी कोई ऐसी चीज है जिसे आधुनिक विज्ञान अपने तमाम दावों के बावजूद शायद कभी पूरी तरह ना समझ पाए? इस गहरे विरोधाभास और इस जटिल सवाल के साथ इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही किसी और हैरान अंगेज विषय और उसके नए पहलुओं पर चर्चा के लिए हम आगे मिलेंगे।